हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आप लोग से मैंने एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था दोस्तों, कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के सीईटी के लिए यहां पे प्रिपरेशन वाले लेक्चर वीडियोस। तो फाइनली जो वादा मैंने आपसे किया था, जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था, उसको पूरा करने के लिए हम ला चुके हैं हमारा पहला लेक्चर वीडियो फॉर सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन 2021। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जिन्होंने भी इस साल 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, यानी एग्जाम तो हुआ नहीं लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड में थे और उनको पास कर दिया गया है, अब वो 11th स्टैंडर्ड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन उनको पता है कि 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए उनको सीईटी का जो एग्जाम है उसको देना पड़ेगा। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था अलग से। मैंने आपको बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है सीईटी का एग्जाम देना और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है आप लोग को प्रिपेयर करवाने के लिए। तो टोटल मैंने बताया था कि 25 दिन लगातार हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। 27 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक लगातार 25 दिन तक हम आपके लिए 25 डेज 25 टाइम्स लेक्चर वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें आपको हर दिन 3 से 4 लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उसमें हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस देंगे। तो इस प्रकार हमने आपसे प्रॉमिस किया था। तो 25 दिन में से आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पहला डे, यानी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग डे 1 में। और आज आपको सबसे पहला लेक्चर वीडियो मिलने वाला है एमसीक्यूज ऑफ द सब्जेक्ट साइंस 1। एंड आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पहला चैप्टर, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है ग्रेविटेशन। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि टोटल आपको यहां पे आज के दिन 15 एमसीक्यूज देखने मिलेंगे, जिसके 4 ऑप्शंस दिखेंगे आपको। एंड वो 4 ऑप्शंस में से आपको सही जवाब भी बताया जाएगा एंड साथ ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्यों उसका जवाब ये है और आपको किस हिसाब से याद रखना है और क्या ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी होती है इस एमसीक्यूज को याद रखने के लिए। तो ये हमारा अलग से इस तरीके का वीडियोस हम बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल रूटीन है वो ये है कि हम 7वीं के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं, 7th 8th 9th 10th के लिए लगातार लेक्चर वीडियोस अपलोड करते हैं। वो तो मिलेगा ही, यानी अगर आप कोई बाकी स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट से आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप लोग का जो पैटर्न है, जो रेगुलर शेड्यूल है, आपका जो लेक्चर्स हम डालते हैं, वो तो आपको कंटिन्यूअस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके अलावा आप लोग को 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 10th का एग्जाम दे चुके हैं, जो उनका रिजल्ट आ चुका है और वो 11th में जाने वाले हैं, तो उनके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो हमने बनाई है। तो आज डे 1 में आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो आप लोग, साइंस 1 का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। उसके आज आपको टोटल एमसीक्यूज 15 आपको देखने मिलेंगे। इससे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार आपको साइंस 2 के, मैथ्स के, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के लगातार लेक्चर वीडियोस बने मिलेंगे आपको कंटिन्यूअसली, और उसमें एमसीक्यूज आपको मिलेगा। लेकिन वो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा और 4 ऑप्शंस दिखेंगे और हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग को ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा उन स्टूडेंट्स तक जो लोग यहां पे इस प्रकार जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलर 10th सीईटी के बाद में एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग अपने 11th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचा देना। और अगर ये वीडियो कोई दूसरा स्टूडेंट भी देख रहा है तो प्लीज आप लोग भी देख लो, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। और दूसरे जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो देने वाले हैं सीईटी के एग्जाम, उन तक ये जरूर से पहुंचा देना, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो अभी आपको मैं सीधा लेके चल रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस और उसके 4 ऑप्शंस और उसके आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से लगातार देखते रहना। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन? दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे आप जब नजर डालोगे तो सबसे सिंपल तरीके से नजर आएगा। आपको पूछा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोई भी 2 यूनिट पॉइंट के बीच में, तो समझ लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो दोनों के बीच में जो यूनिट पॉइंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आपको याद होगा कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट का, ग्रेविटेशन का हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था जब हमने आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो उसमें जब 2 ऑब्जेक्ट इस प्रकार होते हैं तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो किस वजह से होता है? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल जी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये उसका यूनिट होता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यानी तो इसका ऑप्शंस जो है आप देखोगे तो पहला ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और चौथा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चारों में से आप लोग का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी 2 पॉइंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पॉइंट मास में, तो वो उसका यूनिट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे
और आपको बता दूं एक चीज़ कि हम लोग का ये पहला लेक्चर वीडियो है, यानी कि जिसमें हम लोग आपको सीईटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग इसी प्रकार आगे भी आपको लेक्चर वीडियोस देते रहेंगे, जिसमें आपको फटाफट से हम लोग एमसीक्यूज बताएंगे, उसके आंसर्स बताएंगे और ये क्यों आते हैं और ये ट्रिक्स हम बता रहे हैं यहाँ की आप याद रख सको। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि 2 पॉइंट का कभी भी आपको पूछेगा तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट आप वो लिख सकते हो। सेकंड है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है ना, स्मॉल जी आपको पता ही है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है बेसिकली। तो वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो क्या होता है, मतलब सेम होता है क्या अर्थ और मून पे सेम होता है क्या, क्या वो सेम होता है अर्थ और पोल्स पे क्या, क्या वो लीस्ट होता है पोल्स पे क्या वो लीस्ट होता है इक्वेटर पे क्या, यानी कि चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जो ग्रेविटी होता है ना, अगर मैं एक पृथ्वी को कंसिडर करूं, समझ लो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के जो बाहर का जो पार्ट होता है यानी आउटर मोस्ट पेरिफेरी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, क्योंकि वो सबसे तरफ अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के जो मिडल लेयर होता है यानी कि आप इक्वेटर की तरफ जाओगे तो इक्वेटर पे क्या हो जाता है, ग्रेविटी का वैल्यू जो है कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे लीस्ट ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे जैसे जाओगे वैसे ही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू कम होते जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डैश, यानी कि जी का जो ग्रेविटी होता है वो क्या आएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जी का जो वैल्यू होता है वो लगभग 9.8 होता है। तो आप देखो सबसे करीब वैल्यू क्या दिख रहा है, एक 9.67 है, ये नहीं आएगा, 9.7 ये भी नहीं आएगा, 9.81 दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओबेज विच लॉ। कौन सा लॉ ऑबे करता है। तो आपको यार ये स्टेटमेंट पढ़ के याद आ रहा होगा कि जो लाइन होता है जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करता है और स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपका बताता है केपलर्स लॉ। लेकिन कौन सा केपलर लॉ बताता है, याद करो दोस्तों। ऑप्शन में देखो क्या क्या है, न्यूटन लॉ है, फिर केपलर के तीनों लॉ दिए हैं, तो कौन सा लॉ आएगा याद करो। तो आपको याद होगा कि केपलर का जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कुछ स्टेटमेंट याद रखो, छोटा सा चीज याद रखो, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इतनी सा चीज आप याद रखोगे ना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको आसान रहेगा। तो आपको याद रहेगा कि केपलर सेकंड लॉ। ठीक है, क्लियर है। केपलर थर्ड लॉ क्या था कि आपका टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब स्क्वायर ऑफ द जो क्यूब था, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। इस प्रकार से टी स्क्वायर बाय आर क्यूब जो था वो आपका थर्ड लॉ था। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। क्लियर है, ठीक है। और आपका जो पहला लॉ था वो वन एंड ऑफ द फोकाई वाला था, तो आपका पहला लॉ, तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है। तो ये वाला तो ऑप्शन है आपका केपलर सेकंड लॉ, इस तरीके से याद रखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इज इनवर्सनल प्रोपोर्शनल टू द डैश। तो आपका क्या आएगा, तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो था वो था दोस्तों F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा ये फॉर्मूला था। तो आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर का मतलब होता था वो टाइम पे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो ऐसा ऑप्शन में है क्या, क्लियरली नजर आ रहा है कि पहला ही ऑप्शन दिख रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका आ जाएगा आंसर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बाकी को देखने की जरूरत नहीं। और आपको मैं क्यों बोल रहा हूं बाकी को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा सीईटी का वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से टाइम मिलेगा और सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। ठीक है ना, 2 घंटे का टाइम है, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 ही मिनट मिलने वाला है लगभग। ठीक है, 1.1 1.2 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है सही है तो तुरंत टिक कर दो, बाकी आगे बढ़ो। तो आ चुके हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इफ ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, चलो, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज याद रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वो ट्रैवल करता है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो प्लैनेट के ऊपर एक्ट करेगा सन की तरफ, तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इसका वैल्यू होता है दोस्तों mv स्क्वायर अपॉन आर। ये याद रखना आपको। देखो पहला ऑप्शन वही है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो बाकी देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है तो CF इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये सब हमारे लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में हर लेक्चर्स के हर वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लीज जाओ देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स द इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डैश। तो हमारा अर्थ उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी को देखने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर भी कि मैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखोगे 8th क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का जो लॉ हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ का कैपिटल जी का, तो उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है डिपेंड ऑन मास एंड अर्थ।
मास और अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। क्या वो डिपेंड करता है बोथ मास एंड रेडियस के ऊपर? नहीं, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है मास एंड रेडियस का। यानी कि अगर ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट अगर हम देखेंगे, वैल्यू ऑफ जी तो देखेंगे, उसमें कोई भी मास का वैल्यू या फिर रेडियस का वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है, जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है ना। जी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ये हमने पढ़ा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो 6.67 का जो वैल्यू है ये आप देख रहे हो, तो इसके हिसाब से क्या पता चला कि जी इज ए कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट रहेगा तो उसको किसी भी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। मतलब वो क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डैश। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं जी। तो जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपको पता होगा फॉर्मूला, gm/r, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली देखो, मास ऑफ अर्थ पहला ऑप्शन है, रेडियस ऑफ द अर्थ दूसरा ऑप्शन है, तीसरा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ तो आएगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और डी बोला है बोथ है नहीं, ए एंड बी, यानी अर्थ के मास के ऊपर भी और अर्थ के रेडियस के ऊपर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि मास भी और रेडियस भी अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 10th एमसीक्यूज पे आप देखोगे, द मास ऑफ द अर्थ इज डैश। तो पहला है 6.4, देखा हुआ लग रहा है आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो ऑप्शन है देखा देखा लग रहा है, लेकिन लोग इसको टिक करके आएंगे, लेकिन इसको आंसर सही मत समझना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6 क्या है पता है क्या? ये है आपका रेडियस। अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ अगर पूछता है, अगर आपको रेडियस ऑफ द अर्थ पूछेगा तो आप 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आएगा, यहाँ पे केजी नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर मीटर आ जाएगा, तो आप टिक करके आना। लेकिन अभी आपको क्या पूछा है? मास ऑफ द अर्थ। तो आपको मैं बता दूं कि मास ऑफ द अर्थ होता है दोस्तों 6 इंटू 10⁻24 केजी, आपको ये याद रख लेना है। तो मास पूछेगा अर्थ का तो 6 इंटू 10⁻24 केजी, अगर पूछेगा आपको रेडियस ऑफ द अर्थ तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपको इस प्रकार याद रखना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से दो चीज मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, एमसीक्यूज। जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, अर्थ के ऊपर जो होता है वो हेल्ड किस वजह से होता है? यानी कि पृथ्वी के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो किस वजह से अर्थ के ऊपर चिपका हुआ है? क्लाउड्स की वजह से चिपका है क्या? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से? ऑब्वियसली। विंड की वजह से कि ग्रेविटी की वजह से? तो हम अगर चारों में से कंसीडर करेंगे तो हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पूरी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ग्रेविटी, कि हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ से ग्रेविटी की वजह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, व्हेन द क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप। यानी कि अगर हम एक कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं आसमान में, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा कि इनफाइनाइट होगा? तो ऑब्वियसली हम कोई भी चीज जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचता है। तो बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि वो ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहा है। तो अपोजिट में जब कोई चीज काम करता है तो ऑब्वियसली वो निगेटिव बन जाता है। तो निगेटिव हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये हो गया 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे, तो द वेट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और आपको मैं बता दूं कि हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो मास ऑफ मून जो होता है, मास ऑफ मून जो होता है वो हमेशा 1/6 होता है मास ऑफ अर्थ के। ये इतनी सा एक चीज आप याद रख लोगे ना, ये जो डेरिवेशन जो मैंने लिखा है ये आप याद रख लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ के मामले में। आपको हमेशा याद रखना है कि जो मास ऑफ मून होता है, वेट ऑफ मून जो होता है वो 1/6 होता है किसका? मास ऑफ अर्थ का। तो यानी कि आप ऑप्शन में देखो 1/6 कहीं दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज 1/6, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 1/6। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा 14th क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ पर्सन ऑन द मून इज 60 kg, यानी मून के ऊपर उसका जो मास है वो कितना है? 60 kg है, और मास ऑफ पर्सन, वही पर्सन का अर्थ के ऊपर कितना आएगा? यानी कि अगर वही पर्सन का अर्थ के ऊपर मास निकालना है तो क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया, डेरिवेशन मतलब एक फंडा बताया कि जो मास ऑफ मून होता है वो 1/6 होता है मास ऑफ अर्थ का। तो यानी कि मास ऑफ मून यहां पे दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ me दिया हुआ है। यानी कि हम लोग को ये चीज पता है ना, तो 1/6 इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो यानी कि 60 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ मास ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? यानी कि 60 मास ऑफ मून था, तो मास ऑफ मून की जगह पे ये हो गया, और मास ऑफ अर्थ हमें निकालना है, यानी कि पर्सन जो है मास ऑफ अर्थ के ऊपर मतलब उस इंसान का पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर वजन कितना रहेगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये एम चाहिए हमें, तो ये 6 इधर भेज दूंगा, तो 6 और 60 क्या बन जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो 6 × 60 कितना होता है? 360 होता है। तो ऑप्शन में चेक करो 360 आ रहा है क्या? 10 है, 6 है, 360 दिख रहा है आपको, ये 60 भी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया? बस आपको ये कंडीशन याद रखना है, mm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ me, यानी कि मास ऑफ मून 1/6 होता है मास ऑफ अर्थ का। तो यहाँ पे मास ऑफ मून दिया था 60 और
मास ऑफ अर्थ निकालना था तो 6 इधर चले जाएगा, तो 60 से वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 60, 360 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? तो हो गया हमारा 14th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पहला लेक्चर का, जो कि है व्हाट इज जी। कैपिटल जी का मतलब मैंने आपको ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही बताया था, याद होगा आपको, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिख रहा है आपको ऑप्शन में? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यही था दोस्तों टोटल हमारे आज के 15 एमसीक्यूज, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं, ताकि आप लोग अगर सीईटी का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी में से हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाए, या फिर इसी से रिलेटेड मिलते जुलते आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सके इस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये जो वीडियो हमने लेक्चर्स के मोड पे आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, पहला दिन का, डे 1 का, ठीक है ना, आज पहला दिन का पहला लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे, जिसमें हमने साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन का ऑल एमसीक्यूज जो हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा वो हमने आपको बता दिया। तो आप लोग बस यही कंटिन्यूसली पढ़ाई करो, और इसके अलावा जो भी आप अलग से पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी थोड़ा करना चाहते हो, तो वो भी जरूर से कर लेना, जरूर से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सीटी में, मैं अपनी तरफ से पूरी आशा करता हूं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जो एमसीक्यू से आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जितना हो सके दोस्तों शेयर करो, क्योंकि यार हम लोग मेहनत करके एमसीक्यूज ढूंढ के निकाल रहे हैं और आपके लिए बना रहे हैं ना, तो दोस्तों ये सही हाथों तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा जो सीटी का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए और वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर हर एमसीक्यूज हर एक चैप्टर का देख सके। तो फटाफट से शेयर कर दो वीडियो, और बोलो कि कंटिन्यूस लगातार 25 दिन तक वीडियोस आने वाले हैं इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जिम्मेदारी ये निभाना कि आप लोग हमारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देखना और शेयर करना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर से कर देना। साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।